बच्चों अब अगर हम ऑसिलेशन चैप्टर की बात करें तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब सीईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अगर देखते हैं या जेई के क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ऑसिलेशन का वेटेज अच्छा खासा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑसिलेशन से आए हैं। सीईटी के काफी क्वेश्चन हर ईच एंड एवरी सी ईयर में सीईटी के पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो ऑसिलेशन चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नो डाउट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई डेरिवेशन यहाँ से आता ही है या फिर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस बनते हैं। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल चैप्टर। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मुझे पर्सनली लगता है, और जिसमें अगर हमारे लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली हम इसके क्वेश्चंस जो है वो इजीली बना सकते हैं। क्लियर है? ऑसिलेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑसिलेशन वर्ड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑसिलेशन वर्ड? टू वी नो दैट कि ऑसिलेशन का मतलब सर वाइब्रेशन होता है, सर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं, है ना? और ऑसिलेशन को और कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑसिलेशन को बोला जाता है कि भैया टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के अबाउट। पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोल देंगे। और ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ये मोशन रिपीट होता है, इसीलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। और एक चीज तो हमने बोल ही दिया है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। एक सिंपल सा एक और फंडा आ गया है। अब एक और अगर हम बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बेटा जो डेफिनेशन आप टू एंड वो ऑसिलेशन की बोल रहे हो ना, वही बोलो सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी डेफिनेशन है। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, और हार्मोनिक फंक्शन से यहाँ पर इसका मतलब है। तो क्यों सिंपल हार्मोनिक बोला हुआ है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन किसको बोला जाता है? जो साइन और कॉस के फंक्शंस हो उनको हम हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों जब आप ऑसिलेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसा मिलेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आपको सारे डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो साइन और कॉस के फंक्शंस की फॉर्मेट में दिखाई देंगे। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो क्या आप लोग समझ पाए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? दूसरी बात, पीरियोडिक मोशन, ऑलरेडी आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जो मोशन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट हो, है ना? जो मोशन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट हो। जैसे हम एक आपका मोशन है कि हम हर बार बोलते हैं कि वीडियो ऑन करके बैठना है, लेकिन आप नहीं ऑन करके बैठते हो ईच एंड एवरी लेक्चर में। तो आपने अपनी इस प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हो हर लेक्चर में आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में। हर हमारे जब भी लेक्चर होता है, सपोज आज क्या डे, वेनेसडे, ईच वेनेसडे आप कभी भी वीडियो ऑन नहीं करते हो तो आपका मोशन रिपीटेड है, बिल्कुल पीरियोडिक मोशन है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीटेड हो रहा है। क्लियर है? अब वाइब्रेटरी मोशन समझ में आया, हमें पीरियोडिक मोशन समझ में आया, हमें ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन समझ में आई है। अब हम बात करते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दोस्तों ऑसिलेशन भी टू टाइप्स के हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लीनियर एसएचएम एंड सेकंड वन इज द हमारा एंगुलर एसएचएम। क्लियर है? तो पहले लीनियर एसएचएम को दिल से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ डेरिवेशंस देख लेते हैं इसके, देन विल कम टू द एंगुलर एसएचएम। ठीक है? तो लीनियर एसएचएम की बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने वाले हैं, है ना, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं वो लीनियरली वाइब्रेट हो रहे हैं। लीनियरली वाइब्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? स्प्रिंग मास सिस्टम देख लो ना यार, ये रहा स्प्रिंग मास सिस्टम, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द
मीन पोजीशन, इफ मैं इस पार्टिकल को इसकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इसकी इस मीन पोजीशन से दोस्तों अगर डिस्टर्ब करता हूं तो ये इस तरह से वाइब्रेट होंगे, टू एंड फ्रो इस तरह से वाइब्रेट होता रहेगा। वर्टिकल रखा है तो अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के वाइब्रेशन को, इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हुआ दोस्तों? कोई डाउट है यहाँ पे? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, हम उस डेफिनेशन पे भी आएंगे कि जैसे सपोज ये बॉडी जो है एक्स से डिस्प्लेस कर रही है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक्स से डिस्प्लेस कर रही है तो इसके ऊपर स्प्रिंग की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है m, इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों? जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग विच इज kx, विच इज kx। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दर्द है यहाँ पे? नाउ अब यहाँ पे न्यूटन बाबा, जिनको आप लोग जानते होंगे, न्यूटन बाबा की इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट भी इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और दैट इज नेगेटिव ऑफ के एक्स। वाई आई यूज नेगेटिव ऑफ के एक्स? क्यों लिखा है हमने नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव लिखने का रीजन है कि ये एक्सेलरेशन बॉडी के मोशन के अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से हमें एक प्यारा सा एक्सेलरेशन मिल रहा है विच इज माइनस ऑफ के बाय एम एक्स। क्लियर है दोस्तों? वेयर अब आपके मन में बहुत सारे बच्चे जो नादान परिंदे हैं वो सोच रहे होंगे ये के क्या है। तो दिस के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया है। ये क्या हो गया है, यहां से एक जबरदस्त एसएचएम की डेफिनेशन देने वाला हूं मैं, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, वही डेफिनेशन बोर्ड्स के एग्जाम में भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर दिस ए इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। शायद थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ओके। अब गाइस, क्या आप यहां से एक बोल सकते हैं k और m दोनों ही कांस्टेंट है? कैन आई से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कैन आई से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो यही डेफिनेशन है। किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोला जाता है, ध्यान से सुनेगा, किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोला जाता है जब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप या तो ऐसे बोल दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? या फिर ऐसे बोल दीजिए कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है? अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है तो बिंदास बोल दीजिए कि भैया ये तो एसएचएम में है। मजा आ चुका है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो k बाय एम है इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं बेटा? इसको हम डिनोट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से, और यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है दैट इज ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k बाय एम। दोस्तों क्या फॉर्मूला बन रहा है? ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k बाय एम। अब ये फॉर्मूला देख के हमारे दिमाग में आ जाता है कि दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं
किसी भी सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया है, तो बेटा आप रूट ऑफ k बाय m लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड रहेगी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड रहेगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? अब दोस्तों मैं आपको एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे कि इक्वेशन बताने जा रहा हूं। देखो इक्वेशन यहीं से बन रही है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट उसको हमने अलग से नाम दे दिया है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर क्वेश्चन में, अगर कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिया जाए, तो यहां तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे। इस इक्वेशन से इधर आते हैं। देखो क्या मैं एक्सेलरेशन को ये लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और दोस्त ये एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल चुका है। ठीक है, आ चुका है मजा, ढूंढून। तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आया, तो थियरी क्वेश्चन आया तो इतना पूरा कंप्लीट कर देना उसको और हो जाएगा काम। अब बेटा यार अगर आपको कोई टाइम पीरियड पूछ ले तो कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं, टाइम पीरियड पूछ लेंगे तो भी हम आराम से लिख देंगे। तो अगर गलती से हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो बेटा आप ओमेगा निकाल चुके हो, 2 पाई बाय ओमेगा कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है। हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। ओके, लैग हो रहा है क्या? ठीक है, इट्स फाइन। मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ थोड़ी देर। एक्चुअली आई थिंक कि कहीं ना कहीं थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो वीडियो मैं ऑफ रख लेता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है? ये शायद मेरा लैपटॉप जो है वो वाईफाई की रेंज को पकड़ नहीं पा रहा है, पर ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तो देख लिया है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत प्यारा डेफिनेशन, डेरिवेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन भी निकालना चाहेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी भी निकालना चाहेंगे, और यहीं पर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना चाहेंगे। ठीक है ना? रफ्तार में बताऊंगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा स्पीडली जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट रहना। सबसे पहले अभी हमने देखा है एसएचएम के अंदर पार्टिकल के एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें मिला था, a इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये बाय डिफॉल्ट हमें अभी हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है ना? यहीं से तो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। दूसरी बात, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक तो होता है कि dv अपॉन dt लिखें, और एक फॉर्मूला होता है हम लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। तो हमें कौन सा यहाँ पे चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से v dv अपॉन dx चूज कीजिए, क्योंकि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ए बी एक्स का फंक्शन है। तो हमने ए की जगह पे यूज कर दिया नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, that equal to v dv upon dx। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? अभी क्या करना चाहिए, इस तरह से आप लिख दीजिए, ये v dv लिखिए, ये माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आया है, ये x है, ये dx है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाय 2
नेगेटिव साइन बाहर रहने दीजिए, ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. दिस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आई होप आप सब लोगों को ये बात क्लियर है. दिस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ थोड़ा सा एक, अब यहाँ पर हमने ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन किया है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है हमने. तो अब हमें ये जो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो बाउंड्री कंडीशन रखनी होगी. क्या रखनी होगी दोस्तों? बाउंड्री कंडीशन. आई होप इतना हम सब लोगों को पता होगा कि ये है पार्टिकल की मीन पोजीशन, यहाँ x इक्वल टू 0 है, और ये रहा यहाँ पर x इक्वल टू प्लस ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड. माय डियर फ्रेंड, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो आपको नहीं लगता है कि एक्सट्रीम पे एक जाके वो स्टॉप होगा, देन फिर वो रिवर्स होगा? पहले वो एक्सट्रीम पे स्टॉप होगा, तभी तो वो रिवर्स हो पाएगा माय डियर फ्रेंड. क्लियर है? तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू, चाहे प्लस का a हो चाहे माइनस का a हो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी जो है हमारे, वो 0 रहेगी. नाउ इट्स द टाइम फॉर ए सब्सटीट्यूशन. आप सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पर वैल्यू को. ये जो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई है, v को 0 ले लिया जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. फ्रॉम हियर वी विल गेट c का वैल्यू प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. अब इसको इधर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. व्हेन वी सब्सटीट्यूट इट, जब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं दोस्तों, तो क्या रिलेशन मिलता है? वी विल गेट अ रिलेशन v स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ प्लस, हाँ ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देखो ये आ जाएगा प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2. आई थिंक 1/2 इधर से कॉमन निकलेगा और इधर वाले 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, और वी विल गेट अ रिलेशन स्क्वायर रूट करने पे v इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और इसी के साथ एक प्यारा सा रिलेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं. और ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? जैसे ही हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है, अब हमारा काम किस पे आ जाता है? अब हमारा काम आ जाता है डिस्प्लेसमेंट पे, कि अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करें, एक्स को कैसे फाइंड आउट करें. तो बच्चों इतना हम लोगों को वापस से याद होगा कि वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt. हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, विल गेट अ वेलोसिटी. वही फॉर्मूला हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, dx अपॉन dt that equal to omega under root of a square minus x square. क्लियर है? अभी क्या करना चाहिए, dx यहाँ रख दिया है, ये आ गया है ओमेगा, ये रहा dt, और ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को dx के नीचे डाल दीजिए. अब जब इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए इंटीग्रेशन. दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं. क्लियर है? अब यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मिलता है, इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर देखो, फॉर्मूले हमें याद होने बड़े जरूरी है. बिना फॉर्मूले के फिजिक्स हमारी पॉसिबल ही नहीं है. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. राइट? सही लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला? क्या ये दोस्तों फॉर्मूला सही लिख रहा हूं? यही है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. दोस्तों यही फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमें एक वैल्यू मिलती है, एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा टी plus phi. दोस्तों this phi is constant of integration. This phi is constant of integration. क्लियर है? और इसी phi को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी phi को हम बोलेंगे इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन.
और इसी फाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इपोक। क्या बताता है ये, पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन बताता है, ये पार्टिकल का इनिशियल फेज बताता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी साइन को इधर भेजते हैं, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा x इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव। दोस्तों हमें मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन, इसको भी हमें अपने दिल से लगा लेना है। क्लियर। इस तरह से हमने एक बहुत प्यारा डेरिवेशन खत्म किया है, जिससे हमने एक्सेलरेशन निकाला, जिससे हमने वेलोसिटी निकाला और जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है। क्लियर। नाउ अब एक अच्छा सा एक और मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूं कि दोस्तों जब ये आपके पास में है, आप यहाँ से एक आध फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। क्या फॉर्मूले बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, dx अपॉन dt करेंगे। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू विल गेट a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला ये भी है, और दूसरा फॉर्मूला आप चाहे तो ये जो अभी हमने डिराइव किया है वो भी है। तो आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अब दोस्तों इसी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, acceleration that you will get minus of a omega square sin omega t plus 5। तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये रहे हमारा फॉर्मूला चार्ट v a और x के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और आता है, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और आता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर हमारा ये x का जो हमारा इक्वेशन था दोस्तों, ये जो हमारा x का इक्वेशन था जो था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर हमने बोला था कि ये फाइव जो है इनिशियल कंडीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ से एक बहुत प्यारा सा नोट पॉइंट मिलता है हमें, जो हमें याद रखना है। अगर फाइव की वैल्यू जीरो है, अगर फाइव की वैल्यू जीरो है, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, पार्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल बेटा, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। और अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, फाइव को जीरो रखिए, फाइव को जीरो रख के आपको मिल जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपको इक्वेशन मिला। माय डियर फ्रेंड, जब ये फाइव का वैल्यू 90 डिग्री हो, बड़े ही ध्यान से समझना, याद रखना है इस बात को, जब हमारे फाइव का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा, पार्टिकल स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन से। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया था कि क्यों 90 डिग्री पे एक्सट्रीम पे होगा, वो अभी हम वापस से अब नहीं करेंगे, अभी उतना टाइम नहीं है। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि फाइव इक्वल टू 90 डिग्री पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में x इक्वल टू ए साइन, क्या कर दो, दिमाग लगाओ, ओमेगा टू, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो जब भी आप x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ले रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है। जब भी आप x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले रहे हो तो आप मान रहे हो पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? आ गया मजा बेटा, है ना। तो ये एक और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है। अब कभी कभी, है ना, एक आध तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो पैटर्न है कि भैया वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी रहेगी, है ना, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना रहेगा, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हमारी इक्वेशन देखो, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता देता हूं, अगर हम लोग x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले रहे हैं, और इस पर्टिकुलर केस में आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ये रही हमारी मीन पोजीशन, और हमेशा ये x जो है, ध्यान देना बेटा, हमेशा ये जो x है ये कहां से डिस्टेंस होती है, ये मीन पोजीशन से होती है। हमेशा जब भी आप x को मेजर कर रहे हो तो x का मतलब होता है कि आपने इसको कहां से मेजर किया है, आपने इसको मीन पोजीशन से मेजर किया है। कहां से मेजर किया है दोस्तों,
मेन पोजीशन से मेजर किया है। दैट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 है, मेन पोजीशन ये आ गया है, और ये रहा x इक्वल टू प्लस का a। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम कितना होता है, तो आप बोलेंगे भाई प्लस माइनस a, मिनिमम कितना होता है 0। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। अब मुझे बताओ एट x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होगी बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें आप x को 0 सब्सटीट्यूट करके देखिए, आपको मिल जाएगा v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए। बट मेन पोजीशन पे a जो है वो मिनिमम रहता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रहेगी तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस a है, वहां पर वेलोसिटी जो है बेटा वो मिनिमम रहती है, बट एक्सेलरेशन ये जो है हमारा वो मैक्सिमम रहता है, और ये रहता है प्लस माइनस ओमेगा ए। आई होप ये सबको क्लियर है। आई होप ये सबको क्लियर है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका रहता है, बट आप सब लोग लकी है कि इस बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया गया है, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो चुका है। तो इसी के साथ लीनियर एसएचएम के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट पे, एक और इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट पे, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, जब हमारे दो एसएचएम कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट, या फिर बोल सकते हैं सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, उस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं x1 इक्वल टू दिया हुआ है a1 साइन ओमेगा टी, और x2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में इक्वेशन का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और थोड़ा हम लोग उसको टफ कर लेते हैं, प्लस 5 1 ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस 5 2 ले लेता हूं, ठीक है। इस केस में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को अभी इसमें एक अच्छा सा डेरिवेशन है, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, a2 को भी ओपन करना पड़ेगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो x इक्वल टू a1, आई होप सबको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता होगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता होगा। साइन ओमेगा टी कॉस 5 1 प्लस साइन 5 1 कॉस ओमेगा टी, ये रहा हमारा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है ये रहा a2 साइन ओमेगा टी कॉस 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 2। नाउ इट्स टाइम कि थोड़ा हम स्मार्टली प्ले करें। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इस तरह से एक कुछ कॉमन मिलेगा। देखो साइन ओमेगा टी है, क्या आ रहा है बीच में, a1 कॉस 1, इधर से क्या मिलेगा बेटा, प्लस a2 कॉस 2। सिमिलरली इधर हमें क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर, a1 साइन 1 प्लस a2 साइन 2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ये आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को आप लिख दीजिए r cos डेल, और r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इस पार्ट को लिख दीजिए r साइन डेल। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दोस्तों आपको x का एक बेहतरीन फॉर्मूला मिलता है, दैट इज r cos डेल साइन ओमेगा टी प्लस r साइन डेल cos ओमेगा टी, विच बिकम साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ये साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से
इसको भी हम वापस से सिंप्लीफाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो आर मिला है, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ है? दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये है रिजल्टेंट इनिशियल फेज। ये रिजल्टेंट हमारा फेज आ चुका है। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है अच्छे से? रिजल्टेंट फेज। अब दोस्तों, अब ये जो आर कॉस डेल वाली इक्वेशन है, आर साइन डेल है, इसको अगर आप इक्वेशन के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेनी है। आर कॉस डेल इक्वल टू ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू वाली इक्वेशन, आर साइन डेल इक्वल टू ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, इन दोनों की इक्वेशन लेनी है और इनको सॉल्व करके हमें आर निकालना है, हमें डेल निकालना है। पहले क्या कर सकते हो आप, आर कॉस डेल का स्क्वायर प्लस आर साइन डेल का स्क्वायर कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई करें और फिर वहां से आपको आर का रिजल्ट मिलता है, वो होगा आर इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलने वाला है, डेट इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू, ये हमें मिल चुका है। और अगर हमें डेल निकालना होगा तो डेल के लिए मिलेगा फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ, ये देखो ये इक्वेशन आर साइन डेल डिवाइड बाय आर कॉस डेल करो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन डेल मिलेगा। टेन डेल कितना मिल रहा है देखो, ए वन साइन फाइव वन प्लस अरे 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 तो यहां से ये टेन डेल क्या मिल रहा है, ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू डिवाइड बाय ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू। आई होप ये भी पार्ट सबको क्लियर हो गया है। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बता दिया है। अब इन फॉर्मूले को रख के आप इजीली कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आप देख सकते हो। अगर फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा होगा, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड, हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम रहेगा, ए वन प्लस ए टू रहेगा। अगर फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा होगा, डिफरेंस है ना, ये फेस डिफरेंस जो है फाइव वन माइनस फाइव टू, ये 90 डिग्री आ रहा होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा। सॉरी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू रहेगा। और अगर फेस डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है या पाई आ रहा है, तब हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, विच बिकम ए वन माइनस ए टू। डुंडोन्स क्लियर हो गया है? तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस, मीटिंग रिजॉइन करेंगे वापिस से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मीटिंग को रिजॉइन कीजिए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। Our next topic is energy of particle performing SHM. Energy of particle performing SHM. अब हमारा जो पार्टिकल एनर्जी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करें, दो एनर्जी मेनली हम लोग बात करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहला काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। हर बच्चा जानता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी डम हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस दुनिया के हर बच्चे को आता है, और वो है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे m मास आगे है, v जो है, v का फॉर्मूला स्मार्टली पे करो है, अभी हमने डिराइव किया है v का फॉर्मूला, डेट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर, स्क्वायरिंग हो रहा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गाइस वी नो द फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमें पता है,
हमारे को एक और फॉर्मूला पता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम k भी लिख सकते हैं, तो 1/2 k ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक और फॉर्मूला आ गया है। गाइस हम वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला है 1/2 m। वेलोसिटी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ये आ गया हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और हमने यहाँ यूज भी कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का काम हो चुका है खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अब बेटा यार पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ भी लिया है, रिवीजन भी हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आप सब लोगों को एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा और वो होता है हमारा पोटेंशियल इनटू, बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं आपके पर, बिल्कुल वो रिजल्ट है हमारा, वो फाइनल रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि हम इस तरह से किया जाए कि भाई पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, क्या ये, हाँ ठीक है, बरोबर बरोबर सही है। एक तो हम वो पोटेंशियल की फॉर्मेट में जाके करें। मैं चाहता हूं कि यार आप क्यों ना वर्क एनर्जी पावर मेथड यूज करें यार, जहां हम लोग बोलते थे कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती थी, वर्क डन की इक्वल होती थी। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो स्टोर हो रहा है एक एनर्जी की फॉर्मेट में, उसको हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। भैया वर्क निकालेगा, मैं वर्क निकालेगा, वर्क निकाल रहे हैं हम लोग, और वही वर्क डन जो है स्टोर हो रहा है किस फॉर्मेट में, एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। वर्क डन किसने किया बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ने किया। ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट के एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे फोर्स रखा, डीएक्स रखा, इंटीग्रेट किया, फोर्स रखा, डीएक्स रखा और इंटीग्रेट किया 0 to x। ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग फोर्स, जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए बिंदास, के एक्स रखे, डीएक्स रखे, इंटीग्रेट करे, यू विल गेट द आंसर के हाफ के एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला मिल गया है दोस्तों। आप चाहे तो के को m इंटू ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया है और काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया है। गाइस एक और चिंदी चीज, पोटेंशियल मिल गया है, काइनेटिक मिल गया है, टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दीजिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दीजिए। दिस बिकम हाफ के ए स्क्वायर। अब उसके बाद में ग्राफ एक बहुत अच्छा इसमें आ रहा है कि ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए मैं ग्राफ भी आपको प्लॉट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0। बताओ यार, दो फॉर्मूले हैं पोटेंशियल काइनेटिक, x इक्वल टू 0 पे आपको नहीं लगता पोटेंशियल 0 होगा, बिल्कुल। बट x इक्वल टू 0 जाके मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होगा, काइनेटिक मैक्सिमम होगा। x की वैल्यू प्लस का a है, x की वैल्यू माइनस का ये सॉरी इधर की तरफ माइनस का a है, इस तरफ प्लस का a है। तो हमें ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन काइनेटिक मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। तो इस तरीके से हमें दो ग्राफ मिले। इसको लिखा मैंने पीई, इसको लिखा मैंने केई, और ये जो है हमारा दिस इज टोटल एनर्जी टीई। तो तीनों ग्राफ मिल गए हैं। टोटल एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, हाफ के स्क्वायर रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एनर्जी वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट खत्म हो गया दोस्तों, एनर्जी वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। एक और जोरदार पार्ट है इसके अंदर जिसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। क्या बोला जाता है, सिंपल पेंडुलम। तो देखते हैं सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन। सिंपल पेंडुलम हम लोगों को आई थिंक फॉर्मूला तो हमें याद होगा, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, टी इक्वल टू 2 बाय रूट ऑफ एल अपॉन जी। लेकिन जब डेरिवेशन करने के लिए बोलते हैं
तो शायद हमसे नहीं हो पाता है। तो देखते हैं वो डेरिवेशन। ये है एल। दोस्तों, ये है हमारा टेंशन। टेंशन लग रहा है बॉडी पे, स्ट्रिंग की वजह से इस बॉब के ऊपर टेंशन लग रहा है। ये है बेटा वेट, जिस वेट को हमने लिखा है mg। ठीक है, और ये mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो बेटा। ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा 6, दिस इज mg cos थीटा। एंड ये वाला जो है रीस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट, दिस इज mg का कंपोनेंट क्या आ रहा है, mg sin थीटा। आपको नहीं लगता है कि mg cos थीटा और mg sin थीटा में mg sin थीटा बॉडी को रीस्टोर कर रहा है? mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये बॉडी, ये जो बॉब को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीस्टोर कर रहा है। कैन वी से दैट दिल से कि रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा? बिल्कुल। तो माइनस साइन लगा दीजिए। रीस्टोरिंग फोर्स है, मोशन के अपोजिट होगा, माइनस साइन लगा दीजिए। क्या हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा इक्वल टू kx? तो हम सब लोगों ने बोला जी हाँ, लिख सकते हैं। दिस इज x। ठीक है ना, दिस इज दी x। ये हमें मिल चुका है माय डियर फ्रेंड। यहां तक मिलने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा है, अब kx लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सीधा चलने दो। रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा को हम लोग किसके इक्वल लिखना चाहिए हमें? mg sin थीटा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है या ना? अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। देखो, एक बहुत ही सज्जन आदमी ने, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसने 1000 बार बोला है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को थीटा लिखना चाहिए। और अब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या है फॉर्मूला, आर्क एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यही है फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितना है, x, और रेडियस कितना है, l है यहाँ पे। ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो रेडियस हो जाएगा, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो गया है। हाँ, थीटा रेडियन में होगा। यस माय डियर फ्रेंड, थीटा रेडियन में होगा। तो यहाँ लिख दीजिए mg थीटा लिखा हमने, ma लिखा है। अब यहाँ पर mg थीटा को आप लिख दीजिए यहाँ पे x बाय एल इक्वल टू ma। जो जाने वाले हैं उनको जाने दीजिए, m से m को उड़ा दीजिए। यहाँ पे मिलेगा a इक्वल टू माइनस ऑफ जी बाय एल इंटू एक्स। क्या आपको इसको देख के ये हमारे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन की याद आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। इसको देखेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू मिल रहा है जी बाय एल, ओमेगा इक्वल टू मिल रहा है रूट ऑफ जी बाय एल। और वहीं से अगर हम टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखेंगे टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। क्या बोलती है पब्लिक? क्या सिंपल हार्मोनिक, सॉरी, क्या सिंपल पेंडुलम हमारा क्लियर है एवरीबॉडी? अब अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम होने के बाद में एक और हमारा सेकंड यहाँ पे टॉपिक बनता है, वो है सेकंड्स पेंडुलम। क्या बनता है? सेकंड्स पेंडुलम, है ना? सेकंड्स पेंडुलम। अब सेकंड्स पेंडुलम क्या है? यस, लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम आप लोग लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट एल के, टाइम पीरियड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट जी के। टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चारों पॉइंट दिल में बैठा दीजिए। लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम में इस फॉर्मूले को देखते जाइए, काम करते जाइए। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट जी। टाइम पीरियड, इस फॉर्मूले में मास नहीं है भैया, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं है भैया, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अब है सेकेंड्स पेंडुलम। क्या है बेटा? सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम में जो बच्चा स्मार्ट होगा वो नाम से ही समझ जाएगा, सेकेंड्स पेंडुलम मतलब जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो 2 सेकेंड्स होगा। जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का हमारे पास, आप यहाँ पे टाइम को यहाँ रखेंगे और आपको मिलेगा कि ये एल जो है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के इक्वल होती है। लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के इक्वल होती है। जब आप टाइम पीरियड को 2 सेकेंड सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, आपको लेंथ अप्रोक्सीमेट 1 मीटर मिलेगी। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक हमारे को? तो सेकंड पेंडुलम भी हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है एंगुलर एसएचएम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एंगुलर एसएचएम। तो देखते हैं एंगुलर एसएचएम के बारे में। जैसा कि हमने लीनियर एसएचएम में पढ़ा था कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम देखते हैं कि बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है मीन पोजीशन के अबाउट, तो वहां पर जो भी मोशन था वो लीनियर मोशन था। वहां पर जो भी मोशन था वो लीनियर मोशन था। अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोशन की, है ना, अगर हम बात करते हैं एंगुलर एसएचएम की, ये देखिए, अगर मैं इस बॉडी को, ये देखो ये ऐसे है, अभी मैंने इसको इस तरह से ट्विस्ट किया, ये देखो ये कौन सा मोशन दिखा आपको, ये जो हो रहा है, ये देखो, ये जो है ये इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो मोशन हुआ वो होगा हमारा एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो यहां पर तो इस पर्टिकुलर केस में ये देखिए, ऐसा कुछ सीन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर मोशन जब भी आता है तो फोर्स की प्लेस पे हम टॉर्क यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। जैसे वहां पे फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिस्प्लेसमेंट के। आप लिखते थे ना F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पर K की जगह पे एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे C। वहां पर फोर्स कांस्टेंट था, ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है, ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो टाउ इज ये, अभी के केस में अपने हटाओ, टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ सी थीटा। अब ये माइनस ऑफ सी थीटा लिख लीजिए। मुझे बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा था आपने, टॉर्क का फॉर्मूला था आई इंटू अल्फा। क्या था बेटा टॉर्क का फॉर्मूला, आई इंटू अल्फा। पता है ना, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आ गया मजा। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल, यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाय आई थीटा। दोस्तों अगेन देखिए, क्या ये वही फॉर्मेट दिखा रहा है, माइनस ऑफ अल्फा, ये देखो, ये हो गई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमारे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नया फॉर्मूला मिलेगा C बाय आई। ठीक है, क्या मिलेगा फॉर्मूला, C बाय आई। C का मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ गया एंगुलर एसएचएम समझ के? अगर आपको पूछा जाए एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया यहाँ तक, सारे बच्चों को समझ में आया ये बात, सारे बच्चों को क्लियर है ये? चलिए आते हैं हम चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे। हाँ, आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, और वो एंगुलर एसएचएम से ही रिलेटेड है। देखते हैं। तो टॉपिक क्या दिया हुआ है, देखिए टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। रिमूव्ड है या है बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन आई थिंक रिमूव्ड है, रिमूव्ड है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया है यूनिफॉर्म। देखो एक और हमारे पास में एक और फॉर्मूला वहां पर बनता है, वो क्या है, ये तो है ना हमारे पास में, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला तो है। चलिए टाइम पीरियड ऑफ
magnet, time period of magnet vibrating, time period of magnet vibrating a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये रहा, हाँ हाँ हाँ, एक कोई भी आप मैग्नेट ले लीजिए, ये रही वो मैग्नेट, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस तरीके से। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा इसको थोड़ा सा इंक्लाइन रखिए, इस तरह से ये इंक्लाइन हमें दिखेगी। ये रही हमारे मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेट के पास में ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट की लेंथ हो गई विच इज 2L, और ये एंगल बना रही है। ये देखो, अब यहाँ पर हमारे एक डाइपोल मोमेंट करके चीज होती है। क्या आप सब लोगों को पता है एक मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोला जाता है, या डाइपोल मोमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, और जिसको हम म्यू से डिनोट करने वाले हैं, है ना? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक हमारे पास एक टर्म है, और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, है ना? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो है। जैसे यहाँ पे चार्ज नहीं बोलेंगे, यहाँ पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, और वहां पे आप शायद m से लिखते होंगे, हम यहाँ पर म्यू से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर में m से मास को डिनोट किया है। ठीक है ना, तो म्यू से मैंने डिनोट किया है। और b का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, P का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों ने वहां पर टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज म्यू बी साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क है दोस्तों। तो रीस्टोरिंग टॉर्क के अंदर फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? नेगेटिव ऑफ म्यू बी साइन थीटा। वैसे हमें पता है थीटा काफी स्मॉल होता है यहाँ पे, तो हमने साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल लिख दिया है। एंड दिस रीस्टोरिंग टॉर्क म्यू बी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फा। समझ में आया? जैसे हमने किया था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, और वहां से हमें अल्फा का जो फॉर्मूला मिला है माइनस म्यू बी अपॉन आई, और ये थीटा। क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये म्यू बी अपॉन आई वाली जो टर्म है, इसको हम ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं? किसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा? ओमेगा के। वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर होता था तो अल्फा की जगह पे एक्सेलरेशन ए होता था, और थीटा की जगह पे एक्स हुआ करता था। बाकी फॉर्मेट तो लीनियर एसएचएम जैसा ही है, सिर्फ एंगुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमें यहाँ से ये ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, हमें यहाँ से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। अब हम यहाँ से चाहे तो टाइम पीरियड भी आराम से निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड हमें मिलेगा दैट टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, उस न्यूमेरिकल को भी मैं यहाँ पे आपको करवाना चाहूंगा। तो यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों? यहाँ पर जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, और ये था हमारा टी अपॉन म्यू बी। अब यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर केस में हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल मैग्नेट। दो आइडेंटिकल मैग्नेट जो है वो कंबाइन हो रही है, तब क्या हो रहा है? ठीक है, तो उस केस में हमने उनको पास पास में लाके ज्वाइन किया है। उस केस में दो पैटर्न बनेंगे। अगर लाइक पोल ज्वाइन टुगेदर, अगर हमने लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ को ज्वाइन किया है, साउथ साउथ को ज्वाइन किया है, तो क्या हो रहा है? तो होगा कि हमारे को जो पोल स्ट्रेंथ मिलेगी वो इफेक्टिव पोल स्ट्रेंथ हमें जब सॉरी, हमारे को जो म्यू मिलेगा, डायपोल मोमेंट मिलेगा, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, और विच इज म्यू वन प्लस म्यू टू। म्यू वन फर्स्ट मैग्नेट का, म्यू टू सेकेंड मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ। और अगर
अनलाइक पोल को आप ज्वाइन करते हो, लाइक साउथ को नॉर्थ के साथ, नॉर्थ को साउथ के साथ, है ना। ये एक न्यूमेरिकल का सिनॉप्सिस में डाल रहा हूं, टुगेदर। उस केस में आपको जो म्यू मिलेगा वो होगा μ1 माइनस μ2। तो इस तरह से हमें इफेक्टिव म्यू मिल गया है, आप बिंदास टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये देखिए, आई होप सबको मजा आ चुका है। डन डन, क्लियर हुआ दोस्तों? डन। तो इस तरीके से इस चैप्टर का मेन सिनॉप्सिस पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना। क्या आप सब लोगों को ये सिनॉप्सिस अच्छे से समझा है? क्या आप सब लोगों को ये सिनॉप्सिस पॉइंट अच्छे से समझे हैं? अब दोस्तों मैं कुछ और नोट पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं अपनी तरफ से, फॉर ए न्यूमेरिकल पर्पस। न्यूमेरिकल में वहां पे आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। वो हम नोट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। वैसे ये आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ यूज हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखिए, कभी कभी जब आपको ये इस तरीके से दिया हो, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है दोस्तों, अगर सीरीज में स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ये देखिए, ये रही स्प्रिंग नंबर 1 उसका, और ये रही स्प्रिंग नंबर 2, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये इससे अटैच है मास m। तो इस केस में अगर आपको इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इक्विवेलेंट। क्या लगाना पड़ेगा? के इक्विवेलेंट। तो आपको ये के इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज के केस में, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस k2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। वही अगर आप पैरेलल में होते हो, तो उस केस में के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कैपेसिटर जैसा है ना, उल्टा है, रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, कैपेसिटर जैसा है, ये इस तरह से याद रख सकते हो। अब ये इस केस में ये रहा k1, ये रहा k2, तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? k1 प्लस k2। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर है। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आए, आप बिंदास ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मूले लगाएंगे और सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट में। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को भी कंप्लीट किया हमने। अब नोट नंबर 2, ये था नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, मान लीजिए मुझे स्प्रिंग को कट करना है ना। अगर मैं स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? स्प्रिंग को कट कर रहा हूं। ये रही स्प्रिंग और ये है के, है ना। तो अगर मैं स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, स्प्रिंग कट बाय इन रेशियो ऑफ m इज टू n। हम इसको कौन से रेशियो में कट कर रहे हैं बेटा? m इज टू n के रेशियो में कट कर रहे हैं। ये m पार्ट है, ये n पार्ट है। तो होगा क्या? तो ये जो दो स्प्रिंग बनेगी उसका हम k निकाल सकते हैं। ये रहा k1, और दूसरी स्प्रिंग जो बनी है उसका ये हो गया k2। तो k1 किसके इक्वल होगा बेटा? k1 इक्वल होगा m प्लस n अपॉन m इनटू के। क्लियर हो गया है? m प्लस एन अपॉन के, मतलब यहाँ पर के जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ कम होगी ना यार, उतना हमारा के ज्यादा होगा। और k2 किसके इक्वल है? अगेन m प्लस एन अपॉन स्मॉल n इंटू के। ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग की लेंथ जो है आपको दिख रहा होगा, m इज टू एन में कट हो रखी है। तो हमें वहां से दो नए स्प्रिंग कांस्टेंट मिले हैं। जो m वाला पार्ट है उसका k1 क्या है? m प्लस एन अपॉन m इंटू के। और जो k2 वाला पार्ट है, सेकेंड जो पार्ट है, उसका है m प्लस स्मॉल n अपॉन n इंटू के। ठीक है।
तो ये दूसरा नोट भी हमारा क्लियर हो गया है। और थर्ड नोट पॉइंट, नोट नंबर 3, है ना, जब भी अप्रोक्सीमेशन, एक होता है कि यार आपने देखा होगा कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम में एक फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है ना। अगर यही फॉर्मूला सपोज हम लिफ्ट के केस की बात करें, इन लिफ्ट, ये फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और ये हो जाता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये जी इफेक्टिव हो जाता है। अब आपके मन में आएगा सर जी इफेक्टिव कब लेंगे इस सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में, जी प्लस ए लेंगे कब, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, अपवर्ड मूवमेंट है। जब लिफ्ट डाउनवर्ड में जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या लेंगे आप, जी माइनस ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अरे समझे कि नहीं, ये आपने सुना है, ये हमने केसेस किए रहे, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एमसीक्यूज, बिल्कुल एमसीक्यू पार्ट में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीईटी के लिए गोल्डन पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। अब एक और हम लोग देखते हैं केस, केस ये है कि कभी कभी जैसे ये हमारे बोर्ड्स में भी आ सकता है, हम इस t को t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये जो फॉर्मूला है इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा t अपॉन टी, एरर की वो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे। और जो मेथड ये है, और ये कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, जब हम फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अप्रोक्सीमेट मेथड। और ये कब यूज करना है, जब हमारा लेस देन 5% हो, जो भी चेंजेस हो रहे हो, जब चेंजेस क्या हो, कब यूज कर सकते हैं, यूज जो भी चेंजेस हो रहा हो, चाहे लेंथ में चेंज हो रहा हो, चाहे टाइम पीरियड में चेंज हो रहा हो, जब चेंजेस वेरी स्मॉल हो, चेंजेस जो है वो लेस देन 5% हो, तभी आप इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको ये मेथड का यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना बोलेंगे। हाँ ये सब ट्रिक्स है बेटा, ये सब ट्रिक्स है, ये एक्सक्लूसिव मेरी तरफ से आपको ट्रिक्स दिए जा रहे हैं, और क्या है। डेल्टा टी अपॉन टी फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देते हैं, ये आपको आता होगा शायद, एरर वाले पार्ट में भी आपने बहुत बार किया है, ठीक है ना। अब हम जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी 2 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है चेंज हमेशा। और यहाँ पर रूट है देखो, तो रूट मतलब पावर 1/2 हो गया है। एल के लिए लिख देंगे डेल्टा एल अपॉन एल, और जी जो है वो नीचे है ना, तो ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। वैसे जनरली डेल्टा जी, जी कांस्टेंट ही रहता है। अगर जी कांस्टेंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, अगर जी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल। और कभी कभी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पेंडुलम जो चेंज होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम लोग थर्मल हमने पढ़ा था, थर्मल में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा का मतलब होता है कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल या लीनियर एक्सपांशन, क्लियर हो रहा है ये। और डेल्टा थीटा का मतलब हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। इसी के साथ हमने इस चैप्टर का बेहतरीन सिनॉप्सिस खत्म कर दिया है दोस्तों, हमने इस चैप्टर का बेहतरीन सिनॉप्सिस खत्म कर दिया है। कोई डाउट, बेहतरीन सिनॉप्सिस कंप्लीट कर दिया, यूट्यूब पे आ जाएगा अंश, अंश और रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आने वाला है, डोंट वरी। क्लियर है। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का बेहतरीन सिनॉप्सिस कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज करिए यार, कोई भी डाउट है तो।